हाँ जी बच्चा, तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं अपनी ह्यूमन फिजियो का। टॉपिक का नाम क्या है बेटा जी अपने यहाँ पे? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ये हमारे है बेटा जी टॉपिक का नाम। टॉपिक की शुरुआत करने से हम कुछ और बातें आपके साथ करते हैं। आप लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा है कि ह्यूमन की जो बॉडी है, कोई भी एनिमल की बात करते हैं बेटा जी हम यहाँ पे। एनिमल के अंदर दो चीजें होती हैं। एक वर्ड होता है बेटा जी मेटाबॉलिज्म, या मैं मेटाबॉलिज्म से एक वर्ड बोलूं उससे पहले बेटा जी कि सर हम एनिमल हिटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। इसका क्या मतलब है कि हम लोगों ने कहा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन के यहाँ पे दो तरह की बातें होती है। या तो हम अपना खाना खुद बनाए, और अगर हम अपना खाना खुद बनाते तो हम क्या होते हैं बेटा जी यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक। और अगर हम खाने के लिए किसी और चीज पे डिपेंड है तो हम क्या होते हैं यहाँ पे हिट्रोट्रॉफिक। तो एनिमल जो होता है वो क्या होता है बेटा जी? हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक बात है। इसका मतलब वो बाहर से किसी चीज को इंगेस्ट करता है। बाहर से किसी चीज को अब सोच के देखो बच्चा, अगर आप बाहर से किसी चीज का इंगेशन कर रहे हो तो उस इंगेशन के अंदर जरूरी तो नहीं है ना कि सारी की सारी वही चीजें होंगी जो आपको चाहिए ही चाहिए। सभी वही चीजें होंगी जो कैसी हो आपके लिए एसेंशियल हो। वहां पे कुछ आपके लिए अनवांटेड चीजें भी हो सकती हैं, हो सकती है। सेकंड थिंग, आप कहते हो सर जो भी चीज हम अंदर इंगेस्ट करते हैं हमारी बॉडी में जाके उसका क्या होता है बेटा जी यहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है। आपने कहा सर हमने किस चीज को खा लिया, वो हमारे एलिमेंट्री कनाल में जाके डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद वहां पे एब्जॉर्प्शन हो गया, वो हमारे ब्लड में गया और ब्लड से हमारी पूरी बॉडी में क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेड हो गया। और सेल के पास जाने के बाद सेल में उसका क्या हुआ बेटा जी यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हुआ। इसमें दो बातें होती है, या तो वहां पे चीजों को बनाने का काम क्या होगा, तो आपने कहा सर वहां पे क्या हुआ होगा, या तो एनाबॉलिज्म हुआ होगा, या फिर वहां पे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आपके टूटे होंगे तो वहां पे एक प्रोसेस हुआ होगा बच्चा, कौन सा? वहां पे आपका कैटाबॉलिज्म। ऐसा कुछ हुआ होगा। आप लोग ऐसे एक नाम बोलते हो द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट ओकर इन ए सेल। क्या बोला मैंने बेटा? द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट ओकर इन ए सेल इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। उसमें या तो कोई चीज बनती है या कोई चीज टूटती है। तो इन सब के दौरान कोई अनवांटेड प्रोडक्ट भी तो क्या होता होगा? फॉर्म होता होगा। क्या बोले मैंने यहाँ पे? कुछ आपका अनवांटेड प्रोडक्ट भी क्या होता होगा? यहाँ पे फॉर्म होता होगा। तो आपने कहा सर हमारी बॉडी में, या मैं कहूं एनिमल की बॉडी में काफी चीजें ऐसी होती है जो बॉडी में एक्यूमुलेट होती रहती है। जैसे कि आपने कहा सर अमोनिया। क्या क्या बेटा जी आपने यहाँ पे? अमोनिया। आपने कहा यूरिया। आपने कहा बेटा जी यहाँ पे यूरिक एसिड। आपने ऐसे भी कह दिया यहाँ पे CO2। आपने कह दिया यहाँ पे वाटर। आपने कह दिया सर डिफरेंट टाइप की आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, सल्फेट, ETC। अब ये कहां से आ गया? आपने कहा सर हम प्रोटीन्स को खाते हैं। हम किसको खाते हैं? प्रोटीन्स को। और प्रोटीन्स को जब खाते हैं तो प्रोटीन्स का जब ब्रेकडाउन होता है तो बनती है अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड में कौन सा ग्रुप होता है? अमोनिया। कौन सा ग्रुप होता है? अमोनिया। एंड अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक फॉर दी सेल। तो बॉडी कभी अमोनिया ग्रुप को अपने पास नहीं रखेगी। तो ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म उस अमोनिया का बॉडी से क्या होना है? लॉस होना है। तो मैंने कहा एज ए बाय प्रोडक्ट के तौर पे क्या बन गया? अमोनिया। उसी अमोनिया को हम कन्वर्ट करते तो एक लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है बेटा, वो क्या बनता है यहाँ पे? यूरिया। यूरिक एसिड को ही हम कन्वर्ट करते हैं आगे किसमें? यूरिक एसिड में। ये भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट होता है बेटा जी। आप जब कहते हो सर हमारी बॉडी में ग्लूकोज का और फैट का, जब कार्बोहाइड्रेट्स का और फैट का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उस टाइम पे क्या बनता है बेटा जी? CO2 और वाटर। और सर डिफरेंट टाइप की आयंस है जो हमारी बॉडी में होती है। ये सब चीजें सोचो, अगर ड्यू टू द इंगेशन और ड्यू टू द मेटाबॉलिज्म मेरी बॉडी में ये सब चीजें बनने लग रही है, तो क्या मैं इन्हें अपनी बॉडी में स्टोर कर सकता हूं? ये मुझे बॉडी के बाहर तो रिलीज करनी पड़ेगी ना।
तो मैंने कहा ये जो इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स है जो मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी में बनने लग रहे, हम इनको बेटा जी या तो पार्शियली या फिर बेटा जी कंप्लीटली बॉडी के बाहर क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। वो प्रोसेस जिसके दौरान हम इन मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी के बाहर निकालते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा जी, यहां पे एक्सक्रीशन। आई होप आपको ये वर्ड दिमाग में सेट हो गया होगा। एक्सक्रीशन क्या है? द रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। पक्का? और दोबारा एक बार वर्ड को समझते हैं। कोई पूछ लेना आपसे कि भाई ये वेस्ट बॉडी में आया कहां से, ये वेस्ट बॉडी में भाई हम वेस्ट को कोई ना खा रहे तो वेस्ट आया कहां से, तो मैं कहूंगा यस हमने जो चीज खाई उनमें कुछ चीजें ऐसी भी है जो बॉडी के किसी काम की नहीं है, तो बॉडी उसे बॉडी के बाहर तो निकालेगा ना। तो मैं कहूंगा इंगेशन के दौरान कुछ ऐसी चीजें चली गई बॉडी में जो मेरी बॉडी को नहीं चाहिए, या ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म कुछ ऐसे एंड प्रोडक्ट्स बने जो मेरी बॉडी को नहीं चाहिए, जो मेरी बॉडी के लिए क्या है, यहाँ पे हार्मफुल है, टॉक्सिक है, तो मेरी बॉडी उन्हें बॉडी के बाहर निकालना चाहती है, उन्हें अपनी चीज से बाहर निकालेगी। मैं कहूंगा निकालने वाला प्रोसेस क्या है बेटा जी, यहाँ पे आपका एक्सक्रीशन। देखो जरा आपने चैप्टर का नाम क्या लिखा है, यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यानी कि जो ऐसी चीजें बॉडी में बनने वाली है वो क्या क्या है, पहले तो उसको समझना है हमें, वो क्या क्या है जो हमारी बॉडी में ऐसे बनने लग रही है। सेकेंड थिंग, उन्हें मैं कैसे बॉडी के बाहर रिमूव करूं, मुझे उन सब चीजों के बारे में चैप्टर के अंदर पढ़ना है। क्या चैप्टर की कहानी क्रिएट होती है दिमाग के अंदर, क्या हमें चैप्टर में पढ़ना क्या है बेटा जी। मैंने कारण आपको दिया कि ये चीज आई कहां से, दो रीजनों से चीज हमारी बॉडी में, आइदर फ्रॉम दी इंगेशन और आइदर बाय द मेटाबॉलिज्म। इन्हें हमें बॉडी के बाहर या तो कंप्लीटली बॉडी के बाहर रिमूव करना है या फिर उसे पार्शली बॉडी के बाहर रिमूव करना है। पक्का? तो डालेगा जरा हेडिंग बेटा जी, लिखते हैं इसके बारे में। लिखो बेटा जी, पहला वर्ड लिखिएगा एक्सक्रीशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। अगला कौन लिखना, by the two different method, different excretory product get accumulate within the animal body। पहला लिखना बेटा जी इंगेशन, एंड दूसरा लिखना बेटा जी मेटाबॉलिज्म। हो गया बेटा? अब ये लिखे जा रहे हैं अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड, अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड, CO2, water and different electrolytes। आयन ना लिख के अच्छा वर्ड है बेटा जी इलेक्ट्रोलाइट्स, like sodium, potassium, phosphate, sulfate, etc. are the excretory product that remove completely or partially from the body during the excretion। ये जो हमने अभी तक पढ़ा है ना बच्चा, ये तो बहुत ही बेसिक सी बातें की है। अब थोड़ा सा एक अच्छा सा वर्ड यूज करते,
एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है ओस्मो रेगुलेशन का। एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है किसका? यहाँ पे ओस्मो रेगुलेशन का। ये बड़ा जबरदस्त वर्ड, ये आपको समझना है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ ओस्मो रेगुलेशन। अब ये क्या कहता है? मैं इससे पहले एक और वर्ड की बात करता हूं, फिर हम उसके अंदर आते हैं। ओस्मोलरिटी, क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा जी यहाँ पे? ओस्मोलरिटी। और अच्छी बात करते हैं, आप ये कहते हो सर हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, हम उनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं। क्या बेटा जी आपका? बॉडी फ्लूइड। क्या वर्ड यूज करते हैं? आपने ये भी पढ़ा है कि बॉडी फ्लूइड सर दो प्रकार की होती है, या तो सेल के अंदर होती है या सेल के बाहर होती है। आपने वर्ड यूज किया बच्चा यहाँ पे आईसीएफ, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। आप कहते हो सर सेल का साइटोप्लाज्म क्या है? यहाँ पे आईसीएफ है। आपने बोला बच्चा यहाँ पे ईसीएफ, फुल फॉर्म क्या रखी आपने यहाँ पे? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो सेल के बाहर होता है। एक नाम आपने वो भी पढ़ा है बेटा जी कि सर टिश्यू फ्लूइड, जो टिश्यू के अंदर भरा हुआ फ्लूइड है जो सेल्स के बाहर होता है, उसका नाम क्या रखते हैं यहाँ पे? टिश्यू फ्लूइड। उसमें आपने एक वर्ड बोला था 30 से 35% ईसीएफ का अकेला पार्ट कौन है बेटा जी? यहाँ पे हमारा ब्लड होता है। ह्यूमन की बात करते हैं, पर चलिए हम ह्यूमन की बात क्यों कर रहे हैं? हटाते हैं इस वर्ड को, हम कॉमन बात करते हैं पहले, फिर बाद में ह्यूमन पे आएंगे, क्योंकि हम तो यहाँ पे एक्सक्रीशन को समझ रहे हैं। तो आपने कहा सर हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की क्या होती है बेटा जी? फ्लूइड होती है। वो या तो सेल के अंदर भरी हुई या सेल के बाहर है। सेल के अंदर है तो क्या है? आईसीएफ, और सेल के बाहर है तो क्या है? ईसीएफ। ठीक बात है। अब अगर ये ईसीएफ है तो आप ही कहते हैं आईसीएफ है, तो बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या चीजें होंगी? ये बॉडी फ्लूइड किस चीज का बना होगा? आप कहोगे सर दो चीज का बना होगा। किसका? इसमें वाटर होगा, प्लस में डिजोल्व सोल्यूट होंगे। पक्का एग्री करते हो बात से? आपने कहा सर ये फ्लूइड प्योर पानी भी तो नहीं है ना, इसमें पानी है तो साथ में क्या है यहाँ पे? डिजोल्व सोल्यूट है, मिनरल्स है, कुछ भी चीजें हो सकता है। आपके न्यूट्रिएंट्स की बात हम यहाँ पे करें, ग्लूकोज होगा, अमीनो एसिड होगा, कुछ भी हो गए यहाँ पे, मींस वाटर है तो उसमें कुछ डिजोल्व आपके सोल्यूट है। ठीक है बेटा जी, इसका मतलब यहां पे डिजोल्व सोल्यूट की एक कंसंट्रेशन, एक अमाउंट है विद इन द वाटर, और हम उस वैल्यू को मेजर करते हैं बेटा जी यहाँ पे ओस्मोलरिटी में। उसका मेजर किस में करते हैं? जैसे आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो, वहां वर्ड यूज करते हो मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, ऐसा करके कुछ वर्ड बोलते हैं ना। तो मैं यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं, मैं बायो की बात करता हूं, तो मैं ऐसा बोलूंगा ओस्मोलरिटी is used to define the concentration of the solute या concentration of the dissolved solute in per liter of the solvent। एक पर लीटर के सॉल्वेंट में कितना, या पर लीटर फ्लूइड में कितना बेटा जो डिजोल्व आपके सोल्यूट बैठे हैं, मैं उसको डिफाइन किससे करता हूं? यहाँ पे आपकी ऑस्मोलरिटी से। किससे? यहाँ पे ऑस्मोलरिटी से। आप कहते हो सर ऑस्मोलरिटी की जो मेजरिंग यूनिट है उसे बोलते हैं ओस, मिली ओस पर लीटर। किसे मेजर करते हैं? पे मिली ओस पर लीटर। वर्ड समझ में आ रहा है आप लोगों को? दोबारा वर्ड की बात करते हैं। आपने कहा सर हमारी बॉडी में फ्लूइड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ। आपने ये भी सुना हुआ है 70% ऑफ द वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी जस्ट बिकॉज ऑफ द वाटर। तो मैंने वैसे ही कहा कि डिफरेंट टाइप का फ्लूइड भरा पड़ा है ना हमारी बॉडी में। तो आपने कहा सर फ्लूइड या तो सेल के अंदर या फिर बाहर। तो मैं दोनों फ्लूइड की बात करता हूं कंपोजिशन की। किसकी बात करता हूं? कंपोजिशन की। तो वो वाटर होगा तो साथ में क्या होगा? डिजोल्व सोल्यूट होगा। सही बात है। आपने कहा सर इस फ्लूइड में क्या कंसंट्रेशन है, क्या कंसंट्रेशन है इन सोल्यूट्स की, उसको हम मेजर करते हैं, डिफाइन करते हैं इन द टर्म्स ऑफ द ऑस्मोलरिटी में। कर दिया हमने यहां पे। अब इसके बिहाफ पे हम कहेंगे हमारे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। हमारे दो टाइप के कैसे दो ऑर्गेनिज्म? या तो वो अंदर के अपनी बॉडी की फ्लूइड के अंदर, जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड भरा है उसके अंदर इन सोल्यूट की कंसंट्रेशन को हमेशा क्या रखेगा बेटा जी? यहाँ पे कांस्टेंट रखेगा। क्या रखेगा? कांस्टेंट। या फिर कांस्टेंट नहीं रखेगा। पर ये वर्ड समझ में आता है कि नहीं आता? मैं वर्ड बार बार यूज करूंगा ऑस्मोलरिटी, तो समझ में आता है? जरा हेडिंग डालेगा बच्चा यहाँ पे ऑस्मोलरिटी। the concentration
of the solute present in per liter of the fluid. It is measured in milliosm per liter. ठीक है बेटा जी, अगले टॉपिक पे है बेटा जी। अब मैंने कहा इस ऑस्मोलिटी के बेसिस पे हमने कहा टू टाइप के ऑर्गेनिज्म है बेटा जी, मतलब एबिलिटी टू मेंटेन द ऑस्मोलिटी, एबिलिटी टू मेंटेन और चेंज, इसके भी यहाँ पे कितने प्रकार के हैं बेटा जी? यहाँ पे दो प्रकार का ऑर्गेनिज्म है। मैंने पहले वाले का नाम बोला बेटा जी यहाँ पे ओस्मो कन्फर्मर। क्या बोला बच्चा मैंने यहाँ पे? ओस्मो कन्फर्मर। और दूसरे वाले को मैंने बोला बेटा जी यहाँ पे ओस्मो रेगुलेटर। ठीक है मेरे भाई, आपने कहा सर ऐसा ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट एबल टू कंट्रोल ए कांस्टेंट ऑस्मोलिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड, जो इस लायक नहीं है कि अंदर के सॉलिड की कंसंट्रेशन को क्या रख सके बेटा जी यहाँ पे? कांस्टेंट रख सके। मैं कहूंगा ऐसा ऑर्गेनिज्म क्या है बच्चा यहाँ पे आपका? ओस्मो कन्फर्मर। इसकी जो अंदर की ऑस्मोलिटी है बॉडी फ्लूइड की, इट गेट अल्टर और इट गेट चेंज विद द सराउंडिंग फ्लूइड। अगर बाहर पानी ज्यादा होगा वो अंदर चला जाएगा, ऑस्मोलिटी चेंज हो जाएगी। बाहर सोलूट ज्यादा है वो अंदर चला जाएगा तो चेंज हो जाएगी। मतलब कुल मिला के उसकी अंदर की जो ऑस्मोलिटी है वो डिपेंड करती है सराउंडिंग की ऑस्मोलिटी पे, वो उसे अंदर की कांस्टेंट नहीं रख सकता। ठीक बात है। आपने कहा सर यहां वर्ड लिखा है ओस्मो रेगुलेटर, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एबल टू कंट्रोल है, एबल टू मेंटेन द ऑस्मोलिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड एट ए कांस्टेंट वैल्यू, जो अंदर की वैल्यू को कांस्टेंट रखेगा और बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ग्राफ बनाते हैं उससे आपको अच्छा समझ में आएगा। आपने कहा सर हम इस तरह से अगर एक ग्राफ को बनाए, मैंने कहा ये है इंटरनल कंडीशन, या आप कह सकते हो बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलिटी। ये क्या है बेटा? बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलिटी। और आपने कहा सर ये है सराउंडिंग की ऑस्मोलिटी। ठीक बात है। मैंने ग्राफ ड्रॉ किया बेटा यहां पे, और आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया ये वाला। अगर मैं पूछूं यहां से बच्चा ये ग्राफ को मैं लेबल करता हूं ए से और मैं इस ग्राफ को लेबल करता हूं बी से, तो ए किसके लिए है? आपने कहा सर ए है फॉर द ओस्मो कन्फर्मर और बी है फॉर द ओस्मो रेगुलेटर। दिखाई दे रहा है आपको यहां पे? सर ये इंटरनल कंडीशन है, वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू पे है। बाहर की चाहे कुछ भी चेंज हो, का ज्यादा हो चाहे कम हो, वो हमेशा एक कांस्टेंट पे है। मैंने कहा जिसके पास एबिलिटी है कि वो उसे रेगुलेट कर सके, मेंटेन कर सके एट ए कांस्टेंट वैल्यू पे, वो कौन है यहाँ पे? ओस्मो रेगुलेटर है। और आपने कहा सर जो अंदर की चेंज करते हैं बाहर के अकॉर्डिंग, वो क्या है यहाँ पे? ओस्मो कन्फर्मर। आप ये कहते हो जो भी यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स है, all invertebrate, all इनवर्टिब्रेट्स क्या है बेटा जी आपके यहाँ पे? आपके ओस्मो कन्फर्मर में आते हैं। और आपने कहा सर ऑल वर्टिब्रेट, ऑल वर्टिब्रेट किस में आते हैं बेटा जी आपके यहाँ पे? रेगुलेटर में। अब यहां से बनता है नीट का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन। कुछ ऐसे केस हैं जो वर्टिब्रेट्स में आते हैं बट वो इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि आपने वर्ड पढ़ा है बेटा जी हैगफिश। क्या वर्ड पढ़ा बच्चा आपने? जो किस में आता है बेटा जी?
मैगजाइन फिश किसमें आया था? साइक्लोस्ट्रॉम फिश में। सर्कुलर माउथ की जो फिश है उसका एग्जांपल आया था मैगजाइन फिश। नाम क्या बोला हमने यहाँ पे? हैग फिश। वो होने को वर्टिब्रेट्स में आया था भैया जी, बातें यहाँ पे, बट वो देन आफ्टर क्या है बेटा? जब ओस्मो कन्फर्मर। ऐसे आप कहते हो सर हमारे यहाँ पे आपके ऑस्टोब्रेंचेस में आते हैं सार्क और रे फिश। कौन बेटा? सार्क और रे फिश। तो आपने कहा सार्क एंड रे फिश जो आपकी आई थी कार्टिलेजियस फिश में। किस में थे? कार्टिलेजियस फिश में। ये होने को वर्टिब्रेट्स में बेटा, बट देन आफ्टर दे आर द ओस्मो कन्फर्मर। ये रेगुलेटर यहां पे नहीं है। तो ये भैया जी वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस में आते हैं। ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन में आता है कि भैया जी एक्सेप्शनल केस ऑफ द वर्टिब्रेट क्या है ओस्मोलिटी को लेके। तो मैंने कहा ऑल वर्टिब्रेट्स आर ओस्मो रेगुलेटर एक्सेप्ट हैग फिश एंड द शार्क एंड रे। हुआ मेरे भाई? तो ये है ना, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि नीट में क्वेश्चन बनता है एक्सेप्शनल केसेस से ही बनता है क्योंकि वो कुछ हटके है वहां पे। तो वैसे यूनिकनेस के तौर पे ये क्वेश्चन बड़े फेवरेट बन जाते हैं भैया जी। तो ये बात याद रखनी है। ग्राफ समझ में आता है बेटा जी? अब एक बात मैं आपसे पूछूं, मोर इवोल्ड कौन है? ये वाला मोर इवोल्ड है, ये वाला मोर इवोल्ड है? अब अगर ये वाला इवोल्ड है तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन सारे ओस्मो कन्फर्मर रेगुलेटर क्यों नहीं बने? अंशु क्यों नहीं बने सारे? जरूरत के हिसाब से। हाँ नहीं, देखो जब इवोल्ड आप कहते हो ये ज्यादा एडवांस है, ज्यादा इवोल्ड है, तो भैया जी चीज तो इवोल्ड ही होनी चाहिए ना। नेचर में इवोल्यूशन जरूरत के हिसाब से हुआ होगा ना। तो अगर यहां पे ये वाला ज्यादा इवोल्ड है और वो वाले लेस इवोल्ड है, तो लेस इवोल्ड वाला मोर इवोल्ड क्यों नहीं है? उसके सराउंडिंग्स में कंडीशंस ही ऐसी। हाँ नहीं, देखो ऐसा नहीं है। एक बात कहिएगा, गर्मी पड़ने वाली है, अभी गर्मी का सीजन आ गया है, गर्मी पड़ने वाली शुरू होने वाली है। अब गर्मी को कंट्रोल करने के लिए तरीका होता है क्या भैया जी? घर में एक पंखा लेके हवा करो, या फिर फैन चला लो, या फिर कूलर लगा लो, या फिर एसी लगा लो। बेस्ट वे कौन सा है गर्मी को कंट्रोल करने का? एसी है। बट एसी लगाना तो सबकी इकोनॉमिकली तो सबके कंट्रोल में नहीं आता ना, क्योंकि इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। एसी लाना एक्सपेंसिव है, उसके बाद उसको मेंटेन करना भी एक्सपेंसिव है। सही बोला? तो क्या लगता है ये काम फोकट में होने वाला है? It is a highly expensive process. It need expenditure of energy. It need expenditure of एनर्जी। और अगर इसे expenditure of energy चाहिए ना, तो they are not able to, yeah, they don't have the enough amount of energy. They don't have the enough amount of energy कि बॉडी के BMR को मेंटेन कर ले, बेसल जो नीड है बॉडी की उसे पूरा कर ले, और यहाँ पे जो रेगुलेशन के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए उसे भी क्या कर ले, वो यहाँ पे लगा सके। इतनी एनर्जी उनके पास नहीं होती। सो दे आर नॉट द ओस्मो, मतलब इनकी बात करें, दे आर नॉट द ओस्मो रेगुलेटर बिकॉज दे डोंट हैव द इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी। गेटिंग माय पॉइंट? और एनर्जी डिपेंड करती है सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम के रेशियो के ऊपर कि उस एनिमल का साइज कितना है और उसकी बॉडी की वॉल्यूम कैसी है। और अगर वॉल्यूम भी है तो उसमें टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन कैसा है, उसमें ब्लड की सप्लाई कैसी होती है, क्या कंप्लीटली प्योर ब्लड सप्लाई होता है। जैसे आप लोग एक बात पढ़ते हो, आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है कि सर कहा जाए तो मैमल्स और बर्ड्स में आके क्या बना था बेटा जी? आपका यहाँ पे कंप्लीट सप्लाई होना शुरू हुआ था ऑक्सीजन ब्लड की। एरोबिक रेस्पिरेशन कैसा हुआ था वहां पे? आपका अच्छा खासा हुआ था। तो हम वैसी कुछ बातें बोलते हैं कि इट्स ए क्वाइट एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो जिसके पास इतनी एनर्जी होती है ना जो लगा सके, वही क्या आते इस कैटेगरी में आते, बाकी इस कैटेगरी में नहीं आते। तो डालिएगा जरा हेडिंग, ओस्मो कन्फर्मर। organism not able to maintain constant osmolarity of the body fluid. Constant osmolarity of the body fluid. अगला पॉइंट लिखना बेटा जी, their body fluid osmolarity
change their body fluid osmolarity change with the surrounding osmolarity. Their body fluid osmolarity change with the surrounding osmolarity. एग्जाम्पल लिखना है बेटा जी, all invertebrates प्लस में लिखना है बेटा जी हैगफिश, ब्रैकेट में लिखना मैगजाइन फिश, और उसके ऑप्शन में लिख लेना कि वो साइक्लोस्टोम फिश है बेटा। ओके बच्चा, अब हेडिंग डालो बेटा जी ओस्मो रेगुलेटर। Organisms that are able to maintain constant body fluid osmolarity and independent of surrounding osmolarity. इसमें लिखना है बेटा जी all vertebrate except, ऊपर वाले को फिर दोबारा नाम लिखना है बेटा जी, all vertebrate except हो गया बेटा। एक ग्राफ बनाओ बेटा जी। चले बेटा, हो गया बेटा। Yes, sir. चलिए भाई, अब पॉइंट आता है सर, ऑस्मोलरिटी वाले जो हैं, अगर हम यहाँ पे दो कंडीशन लेके चले बेटा जी, फ्रेश वाटर के और मैराइन वाटर के, तो उनकी कितनी ऑस्मोलरिटी होती है और वहां के ऑर्गेनिज्म कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं, उनकी जरा बातें कर लेते हैं। जैसे कि आपने कहा, हम दो बातें समझ कर देखते हैं। फ्रेश वाटर, किसकी बात करते हैं बच्चा यहाँ पे? फ्रेश वाटर की, ठीक है। अब मैं दो बात समझा रहा हूँ, बीच में लिखता हूँ ऑर्गेनिजम्स के बारे में। नॉर्मली जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी ऑस्मोलरिटी होती है, रेंज करती है बिटवीन द 200 to 300 मिली पर लीटर। ये एक रेंज है जो बॉडी फ्लूइड की होती है। जो भी हमने कहा ना, ऑल वर्टिब्रेट्स आर द ऑस्मो रेगुलेटर, तो उनकी जो बॉडी फ्लूइड होती है उसकी ये क्या है बेटा जी आपके यहाँ पे ऑस्मोलरिटी। तो मैंने कह दी ये है बॉडी फ्लूइड की, ठीक है बेटा जी। आपने कहा सर इनकी ऑस्मोलरिटी ये है, ये रहते हैं फ्रेश वाटर में, किसमें रहते हैं? फ्रेश वाटर। और फ्रेश वाटर की जो ऑस्मोलरिटी है वो होती है बेटा जी 50 मिली ऑस पर लीटर। अब सोचने वाली बात है, बाहर की ऑस्मोलरिटी कितनी है? 50, और अंदर की कितनी है? 200 to 300।
तो हम बात करते हैं कि जैसे हमने ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट में पढ़ते हैं, ये चीज कैसी हो गई, हाइपोटोनिक, और ये चीज कैसी है, हाइपरटोनिक। तो आपने कहा सर अगर ये हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक टू बॉडी फ्लूइड, तो इस कंडीशन में पानी जो होगा वो अंदर एंटर करेगा, और पानी अगर अंदर एंटर करेगा फिर तो भैया जी इसकी बॉडी स्वेलअप हो जाएगी, इसकी बॉडी स्वेलअप हो जाएगी, ये तो फट जाएगा, मर जाएगा, ये तो ब्लास्ट हो जाएगा, हाँ कि ना, क्योंकि सर बाहर की ऑस्मोलिटी कितनी है 50 और अंदर वाली कितनी 200 से 300, और सर इसकी ऑस्मोलिटी उसके कंपैरिजन में कैसी है, यहाँ पे हाइपोटोनिक है, तो सर इस कंडीशन में पानी अंदर क्या करेगा, आपका एंटर करेगा, और वो अंदर से क्या होगा, यहाँ पे स्वेलअप होगा, अगर वो स्वेलअप होगा तो भैया जी वो तो ब्रस्ट हो जाएगा। पक्का समझ में आती है बात। आपने कहा सर यहां पे हम बात करते दूसरी, मैराइन वाटर, हम किसकी बात करते हैं बच्चा, यहाँ पे मैराइन वाटर की, मैराइन वाटर की ऑस्मोलिटी होती है बेटा जी अप टू 1000 मिलीऑस पर लीटर, ठीक बात है। अब जरा सोचिएगा इसकी कितनी है 200 और इसकी कितनी है 1000, तो ये क्या है बेटा जी, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक टू बॉडी फ्लूइड। सर इस कंडीशन में ये बॉडी की फ्लूइड पानी का क्या कर देगी, लॉस कर देगी, और अगर पानी का लॉस कर देगी तो क्या होगा बेटा जी, यहां पे इनकी बॉडी श्रिंक हो जाएगी। इसका मतलब दोनों जगह ऑर्गेनिजम्स को प्रॉब्लम है, फ्रेश वाटर में रहे तो दिक्कत, मैराइन में रहे तो दिक्कत, पर हमने तो कहा भैया जी ये तो रेगुलेटर है, ये तो मतलब कुछ ऐसा तरीका तो आजमाएगा कि दोनों जगह खुद को क्या कर जाए, सरवाइव कर जाए। पक्का ना। सोचो यहां वो क्या कर सकता है, यहां वो क्या कर सकता है, पहला वो अगर अपनी बॉडी से सोल्ट को लॉस करे और बाहर से जो पानी पिए उससे सोल्ट को बेटा जी वो एक्यूमुलेट करे, तो मतलब एक तरफ सोल्ट गवाता रहेगा, दूसरी तरफ सोल्ट लेता रहेगा, तो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगा यहां पे। तो मैंने कहा बेटा जी लॉस ऑफ सॉल्ट टू सराउंडिंग, कुछ तरह बैलेंस करेगा बेटा जी। सेकंड हमने क्या बोला बेटा जी, इनटेक ऑफ वाटर एंड लॉस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, पीता रहे और निकालता रहे, पीता रहे और निकालता रहे। आपको जब टॉपिक पढ़ते हो बेटा जी आपका यहाँ पे प्रोटिस्टा जब किंगडम पढ़ते तो वहां पे एक वर्ड आया था बेटा जी आपका यहाँ पे पैरामीशियम के केस में एक वर्ड आया था बेटा जी कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। क्या वर्ड आया था कि सर उनकी एबिलिटी थी कि वो भैया जी अपने आप को कॉन्टेक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। वैसे सोच के देखिएगा क्योंकि अब वो हाइपरटोनिक, वो एक फ्रेश वाटर में रहते हैं तो पानी अंदर आएगा, तो जब पानी अंदर आएगा तो वैक्यूल अपने आप को क्या करेगा, स्वेलअप करेगा। क्या करेगा अपने आप को, और फिर बॉडी के दूसरी साइड में जाके अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करके बॉडी के पानी को कहां निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। तो मैंने कहा पानी का इंटेक करते हैं बट एक्सेस वाटर को बॉडी के बाहर निकालते भी रहें, तो मैं कहूंगा इंटेक भी चलता रहेगा तो बेटा जब का यहाँ पे बाहर भी निकलता रहेगा ताकि बॉडी का साइज क्या रहे वहां पे आपका मेंटेन रहे। दोबारा वर्ड को सुनना, मैंने कहा भैया जी या तो वो क्या करे, लॉस करे सोल्ट का, लॉस ऑफ कि भाई उनके पास 200 से 300 ऑस्मोलिटी है तो अपनी ऑस्मोलिटी के भाई एक्सेस ऑफ सोल्ट को क्या करे, बॉडी के बाहर लॉस करे। और जब ये पानी पिएंगे तो यहां से भी सोल्ट आएगा ना कुछ, तो उस सोल्ट को क्या करे, एक्यूमुलेट करे, जिससे अंदर का सोल्ट कंसंट्रेशन भी क्या रहे आपकी मेंटेन रहे और निकलता रहेगा और आपका सोल्ट आता रहेगा। या तो ये करे या फिर क्या करे, वो बाहर से पानी भी पीते रहे और पानी को निकालते भी रहे। ऐसा भी सिस्टम डेवलप करे कि एक्सेस ऑफ वाटर को क्या करे, यहाँ पे लॉस करे। जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रोटिस्टा के केस में क्या आया था बेटा, जबकि कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स आ गए, या मैं कहूं बेटा जी दे रिलीज डाइल्यूट यूरिन। भाई एक बात बताओ, यूरिन करते हैं तो यूरिन अगर हमें वाटर अवेलेबल बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे आप लोग फील करते होंगे गर्मी के अंदर
हम पानी का इंटेक ज्यादा करते हैं तो हम यूरिनेशन भी ज्यादा जाते हैं, क्योंकि अवेलेबल वाटर बॉडी में कैसा है, ज्यादा है। बट इन द केस ऑफ द विंटर, हम इंटेक पानी का क्या करते हैं, कम, तो यूरिनेशन भी सॉरी करते हैं क्या भैया जी यहाँ पे, कम। क्यों? क्योंकि इंटेक अगर कम हो रहा है तो मैं ये कहूंगा भैया जी हमें पानी का लॉस को मिनिमाइज तो करना पड़ेगा, जितना मिलेगा उतना ही तो लॉस करूंगा ना। तो आपने क्या कहा सर, अगर उनके पास में एक्सेस ऑफ द वाटर अंदर आने लग रहा होगा तो वो जिस यूरिन का लॉस कर उस यूरिन में क्या होगा, एक्सेस ऑफ द वाटर होगा, मेटाबॉलिक वेस्ट बहुत ही कम होंगे। तो वो कंडीशन कैसी होगी बेटा जी, डाइल्यूट यूरिन की होगी। मतलब एक वाटर लॉस करने का तरीका ही तो है बेटा, वाटर लॉस करने का। तो आपने कहा या तो सोल्ट को लॉस करे या फिर बेटा जी आप इनटेक ऑफ द वाटर करे और लॉस ऑफ द वाटर करे, एक्सेस को बाहर निकाले, या फिर डाइल्यूट यूरिनेशन करे। एक और भी तरीका है, अपनी बॉडी के बाहर ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप कर ले जो पानी को अंदर आने ही ना दे, लाइक एडिपोज टिश्यू और स्केल डेवलप कर ले। क्या डेवलप कर ले? स्केल। तो मैं कहूंगा चौथी बात हो सकती है, ऊपर लिख देता हूं, डेवलपमेंट ऑफ स्केल एंड deposition of adipose to prevent intake of excess of water, या to prevent entry of excess of water, कि भाई जिस सेल के थ्रू पानी अंदर ना आए उसको ऐसा काम कर लिया। भाई सोचो, मैं अगर अपनी सेल के बारे से चीज डेवलप करूं तो पानी तो अंदर आएगा नहीं ना बेटा, तो हमने ये तरीका अपना लिया। अब इनकी जरा सोच कर देखो, इनके केस में उल्टी बात लग रही है, इनके केस में तो ये क्या करेंगे बेटा जी, सबसे पहला ये अपनी गिल्स मेम्ब्रेन के थ्रू भाई जी एक्सेस ऑफ आयंस को क्या करेंगे, लॉस, क्या करेंगे एक्सेस ऑफ आयंस को। तो मैं कहूंगा बेटा जी लॉस मोनोवैलेंट आयंस थ्रू Gill's membrane and divalent through ejection method, fecal matter के साथ divalent आयंस विद फीकल मैटर। मतलब सोचिएगा बात को, उनके पास फिलहाल आयंस कैसी है बच्चा यहाँ पे ज्यादा है ना, तो उनमें जो मोनोवैलेंट है उनको सीधा क्या कर दे पानी में, वो आपका डिफ्यूज कर दे थ्रू द गिल्स मेम्ब्रेन, और जो डाइवेलेंट है उनको क्या करेगा फीकल मैटर के साथ बाहर निकालेगा। और अगर आयंस कम आएगी तो मैं क्या कहूंगा बेटा जी यहाँ पे जो भी वो इस पानी से आयंस लेने लग रहा होगा, सोचिएगा जरा यहाँ पे उसकी ऑस्मोलिटी कितनी है 200 से 300 और उसकी कितनी यहाँ पे 1000। इस पानी का अगर वो पिएगा, इस पानी का अगर वो पिएगा तो उसके अंदर बहुत सारी क्या जाएंगे बेटा जी, आयंस जाएंगी, बहुत सारी क्या जाएंगी सर, उसकी ऑस्मोलिटी तो क्या हो जाएगी अंदर की, चेंज हो जाएगी। तो सर उन आयंस को बॉडी के बाहर निकालना चाहेगा तो निकालने के लिए क्या करेगा, मेम्ब्रेन से निकाल देगा मोनोवैलेंट को, डाइवेलेंट को कैसे निकाल दे, फीकल मैटर से। पक्का पकड़े में बात मैंने क्या बोला भाई, इसकी बॉडी फ्लूइड की कितनी ऑस्मोलिटी है 200 से, और बाहर कैसी है, ये बॉडी इसके सामने क्या हो गया हाइपोटोनिक, और ये क्या हो गया हाइपोटोनिक, ये पानी का क्या करेगा लॉस करेगा, और भैया जी ये लॉस करेगा तो ये बाहर से पानी का क्या करेगा इनटेक करेगा। पर बेटा जब वो पानी का इनटेक करेगा तो इनटेक वाले पानी का ऑस्मोलिटी कैसी है 1000, उसमें तो एक्सेस ऑफ क्या बैठे हैं मिनरल्स, वो क्या करे इतने एक्सेस का, वो क्या करे इतने एक्सेस का, तो क्या करेगा वो यहाँ पे उनको लॉस भी तो करेगा। और कैसे कर रहा है, मोनोवैलेंट को थ्रू दी मेम्ब्रेन और डाइवेलेंट को थ्रू दी बेटा जी फीकल मैटर, हाँ कि ना। अगले में आते हैं, और क्या कर सकता हूं यहां पे, वो अपने अंदर बेटा जी कुछ ऐसी आयंस को जमा करता है, कुछ ऐसी आयंस को दैट आर नॉट टॉक्सिक फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बट हेल्प इन मेंटेनिंग द ऑस्मोलिटी। वो किस में हेल्प करे, उसकी यहाँ पे ऑस्मोलिटी में क्या करे, उसकी मेंटेन करने में हेल्प करे। वो ऐसी ऑस्मोलाइट्स को क्या करता है अपने अंदर बेटा जी डिपॉजिट करता है। तो मैंने कहा भैया जी
deposit osmolyte like TMAO and यूरिया। अभी TMO क्या है? ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। क्या नाम है इसका बेटा जी? यहाँ पे ट्राई मिथाइल अमाइन। ऑक्साइड। और ये मेरे बच्चा नीट का एक बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? नेम दी ऑस्मोलाइट, या मैं कहूंगा ऑर्गेनिक ऑस्मोलाइट्स के नाम बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनिक ऑस्मोलाइट? तो दो ऑस्मोलाइट के नाम आपको याद रखना, या तो क्या बेटा जबकि टीएमओ, या फिर क्या बेटा जी यूरिया। कोई पूछे बच्चा ऑस्मोलाइट क्या है? एनी आयन या एनी सॉल्यूट दैट हेल्प इन मेंटेनिंग द ऑस्मोलिटी। मतलब एक ऐसी चीज जिसे मैं अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट करके, अब सोचिएगा मैं अगर किसी चीज को अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट करूंगा तो इट मस्ट बी टॉक्सिक फॉर मी। वो क्या हो जाए? मेरी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो जाए। तो मैं ऐसी चीज को अपनी बॉडी में जमा करूं जिसका एक्सेस मेरे लिए क्या ना हो, टॉक्सिक भी ना हो, और मेरे आयनिक बैलेंस को क्या रखा जाए बेटा जी? यहाँ पे मेंटेन रखा जाए। तो मैं ऐसी चीज को जमा कर लूंगा तो मेरे लिए फायदा होगा। तो ऐसी जो मैं ऑर्गेनिक ऑस्मोलाइट के नाम बता रहा हूं वो क्या है बेटा जी? यहाँ पे आपका ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड दैट इज TMAO, या फिर वो क्या है बेटा जी? यहाँ पे यूरिया। वो इन ऑस्मोलाइट को अपने अंदर जमा करके आयंस के नंबर को क्या करता है बेटा जी? यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश करता है बेटा जी। ये दो तरीके हैं जस्ट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, एंड ये तरीके जस्ट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। सर, पर अगर ऑस्मोलाइट डिपॉजिट हो रही है उसकी बॉडी में तो फिर उसकी ऑस्मोलाइट बढ़नी जाएगी। मैंने कहा ना बच्चा जी, ऐसी ऑस्मोलाइट जो ज्यादा अफेक्ट नहीं होने देंगे ऑस्मोलाइट को, वो सिर्फ एक आयनिक बैलेंस को क्या करिए बेटा जी? मेंटेन करने का काम करिए। आपने देखो ऑस्मोलिटी में आपको आयनिक का क्या रखना है? यहाँ पे बैलेंस रखना है ना बेटा जी। तो ये वो आयंस है जो आयंस के बैलेंस को क्या करते हैं? यहाँ पे मेंटेन करने का काम कर रही है। उसकी डिपोजिशन आपकी सेल्स और आपके टिश्यू के अंदर ये जमा हो जाएगी ताकि वहां पे आपका लॉस होने का काम वहां पे ना हो। जो आयनिक बैलेंस है, यस उसको ऑस्मोलिटी अफेक्ट होगी यहाँ पे, बट हम बात करिए जस्ट ऐसी आयन जिनको जमा कर लिया तो उससे उसको ज्यादा अफेक्ट नहीं आएगा। अगर इसकी जगह वो और अनदर आयंस को जमा करता तो उसकी बॉडी पे क्या आता है? यहाँ पे अफेक्ट आता है। वो एक ऐसे सोल्यूट को रख रहा है अपने पास में जिसको उसकी बॉडी पे क्या ना है बेटा जी? यहाँ पे इंपैक्ट नहीं है, एक्ट एज ए जस्ट टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस। कोई बात नहीं यहाँ पे। तो ये वो तरीके, इसके ये तरीके लिखे जरा बेटा जी। यहाँ पे लिखेगा मेरे लिए, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म has osmolality 200 to 300 milliosmo per liter. And fresh water osmolality is 50 millios per liter. And fresh water osmolality is 50 millios per liter. फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, अगला पॉइंट लिखना बेटा, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म रेगुलेट इट्स ऑस्मोलिटी इन द फॉलोइंग वे। और ये चार तरीके लिखो बेटा जी। जल्दी करो बेटा।
अब देखो बेटा जी मैराइन वाटर, मैराइन के लिए ऐसे हेडिंग डालो मैराइन वाटर एडेप्टेशन, मैराइन वाटर एडेप्टेशन। उसमें लिखो बेटा जी मैराइन वाटर ऑस्मोलैरिटी इज 1000 मिलीओस पर लीटर and organism has 200 to 300 milliosmol per liter. उसमें पहला लिखो बेटा जी ड्रिंक एक्सेस ऑफ वाटर टू कंपनसेट लॉस ऑफ वाटर। सही लाइन नहीं है बेटा जी। देखो बाहर हाइपरटोनिक है तो पानी का लॉस ज्यादा होगा, तो उसे बाहर से पानी कैसा पीना पड़ेगा, ज्यादा। तो मैंने बोला ड्रिंक एक्सेस ऑफ वाटर to compensate the loss of water। अब अगर वो बाहर से पानी ज्यादा पिएगा तो उसमें क्या आएंगे, अंदर आयंस आएंगी, और आयंस आएंगे तो अब आयंस को भी उसे क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा। तो वो लिखेगा बेटा जी लॉस ऑफ मोनोवैलेंट आयन थ्रू द गिल्स मेम्ब्रेन एंड डाइवैलेंट आयन विद फीकल मैटर। लिखो बेटा जी डिपोजिट ओस्मोलाइट लाइक TMAO एंड यूरिया टू बैलेंस osmolarity। या आप ये कह सकते हो जो एक्सेस ऑफ द आयंस वगैरह का लॉस हो जाएगा और ऑस्मोलैरिटी अगर कम होगी तो उसको बैलेंस करने में कौन हेल्प कर रहा है, उसका बेटा जब TMO ये उसको बैलेंस कर रहा है, ये उसके लिए एक एडिशनल चीज है जो उसकी बॉडी को यहाँ पे मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। गुड़िया हो गया मेरे भाई। TMO की यहाँ एक हेडिंग स्टार बना के लिख लो बेटा जी। टू ऑर्गेनिक ऑस्मोलाइट्स आर, टू ऑस्मो ऐसे स्टार बना के लिख लो, टू ऑर्गेनिक ऑस्मोलाइट आर, पहला लिखो बेटा जी TMAO, फुल फॉर्म लिखना बेटा जी ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। दूसरा लिखना बेटा जी यूरिया। अब आपने बिगनिंग में लिखा था कि बहुत सारे हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, तो हम बहुत सारों की बात ना करके हम बेसिक मेनली 3 तरह की बात करते हैं कि हमारे जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उनको रिलीज करने के बेसिस पे 3 प्रकार के क्या होते हैं बेटा, जबकि यहाँ पे मोड ऑफ द या मैं कहूंगा टाइप ऑफ द एक्सक्रीशन होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे बेटा जी डिफरेंट टाइप of the organism on the basis of the type of the nitrogenous waste, the basis of the type of the nitrogenous waste। देखो हम बेसिक पहले 3 तरह बातें करते फिर उसके बाद और भी करेंगे बेटा जी। पहला देखो बेटा जी अमोनोटैलिक। पहला वर्ड क्या है बेटा, अमोनोटैलिक मतलब हम यहाँ पे उन ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे यहाँ पे दैट रिलीज द अमोनिया एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट, जो किसको रिलीज करते हैं यहाँ पे, अमोनिया को रिलीज करते हैं। एंड उस प्रोसेस का नाम होता है अमोनोटैलिज्म। प्रोसेस का नाम क्या है, और ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है बेटा यहाँ पे, अमोनोटैलिक। अब आपने कहा सर अमोनिया को यहाँ पे बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट किया जाता है। अब ये काम करते कौन है, ये काम
तो मैं कहूंगा ये काम करते हैं बेटा जी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ये काम करते हैं। ऐसा क्यों कहा हमने कि एक्वेटिक करते हैं, टेरेस्ट्रियल नहीं करते हैं? कोई पूछे आपसे बच्चा कि टेरेस्ट्रियल क्यों नहीं करती है काम, तो आप ये कहोगे कि जो अमोनिया होता है इट इज हाईली टॉक्सिक। ये हाईली क्या है बेटा जी, यहां पे टॉक्सिक है। अब अगर मुझे इस टॉक्सिक चीज को बॉडी के बाहर निकालना है तो मैं इसे कंसंट्रेटेड फॉर्म में तो बॉडी के बाहर निकाल नहीं सकता है बेटा जी, तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डाइल्यूट। क्या करना पड़ेगा? तो मैं कहूंगा फॉर एलिमिनेशन इट मस्ट बी डाइल्यूटेड। इसे हम क्या करें बेटा जी, यहाँ पे डाइल्यूट करें। इसका क्या मतलब है कि मुझे अमोनिया को बॉडी के बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा उसमें क्या मिलाना पड़ेगा, पानी मिलाना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा अगर पानी मिलाना पड़ेगा तो भैया जिसके पास अवेलेबल वाटर ज्यादा होगा वही तो ज्यादा पानी को बाहर निकाल सकता है। जिसके पास अवेलेबल वाटर ही लिमिटेड होगा वो ज्यादा पानी को कैसे लॉस कर देगा। बात कनेक्ट हो पा रही है? दोबारा बात को सुनना, मैंने कहा जो अमोनिया को बाहर निकालने वाले ऑर्गेनिज्म है वो क्या कहलाते हैं, अमोनोटैलिक, और उस प्रोसेस का नाम क्या है यहाँ पे, अमोनोटैलिज्म। और ये काम कौन करते हैं, एक्वेटिक। क्यों करते हैं, या टेरेस्ट्रियल क्यों नहीं करता है, क्यों? क्योंकि अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। और अगर मुझे इसे बॉडी के बाहर निकालना है तो निकालने की फॉर्म कैसी होनी चाहिए बेटा जी, यहाँ पे डाइल्यूटेड। कैसे होनी चाहिए? और अगर डाइल्यूटेड होनी चाहिए तो मतलब मुझे इसमें वाटर मिक्स करना पड़ेगा, वो भी इन द लार्ज अमाउंट। तो जब अवेलेबल वाटर ज्यादा होगा तभी तो मैं मिला पाऊंगा ना ज्यादा। जब पानी है ही कम मेरे पास तो मैं कैसे उसे डाइल्यूट कर पाऊंगा। तो ये काम सिर्फ कौन कर सकता है बेटा जी, आपका यहाँ पे पहला पॉइंट। अगला पॉइंट, अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल। क्या बोला बेटा जी मैंने यहाँ पे, हाईली सोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में क्या हाईली, बहुत ही जबरदस्त सी लाइन बोल रहा हूं जो भैया जी बड़े बड़े क्वेश्चंस में पूछी जाती है और बड़ा जबरदस्त पॉइंट है बेटा जी यहाँ पे। अमोनिया इज एबल टू एलिमिनेट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये हमारी बॉडी के बाहर आ जाता है किस प्रोसेस से बेटा जी, यहाँ पे डिफ्यूजन से। मतलब एक स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन का होना ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बॉडी के अंदर, अब अगर एक्वेटिक है तो उसके अंदर अगर गिल्स होंगे, क्या होंगे, गिल्स होंगे, तो गिल्स के थ्रू ही बॉडी के बाहर क्या हो जाएगा बेटा, जब का एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। मुझे अमोनिया को निकालने के लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की जरूरत। तो क्वेश्चन आ जाता है, फॉर विच नाइट्रोजनस वेस्ट देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन लाइक किडनी। तो उस वेस्ट का क्या नाम बेटा जी, यहाँ पे अमोनिया। अमोनिया को निकालने के लिए मुझे कोई भी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं चाहिए। किडनी का उसमें कोई रोल नहीं है। पूछे क्यों, तो क्या कह दोगे, बिकॉज इट गेट एक्सक्रीट बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन थ्रू द गिल्स मेम्ब्रेन। थ्रू द गिल्स से उड़ जाएगा वो। ठीक बात है, क्योंकि आप जानते हो एक्वेटिक अगर है तो गैसेस एक्सचेंज जब होता है तो वो भी थ्रू द गिल्स होता है, और वो भी तो बाय द डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है ना। तो सर डिफ्यूज होके O2 अंदर आ रही है, CO2 बाहर जा रहा है, साथ में क्या निकल रहा है भैया, जबका अमोनिया भी डिफ्यूज हो जाएगा बाहर बेटा जी, यहाँ पे उसे किडनी तक होने की कोई जरूरत नहीं है। पक्का? ओके, ये बड़ी जबरदस्त पॉइंट है जो आपको समझना है और इसको याद रखना है। अब आपने कहा जिनके पास पानी कम है और जो धरती पे रहते हैं, ये तो बात किसकी होगी बेटा जी, एक्वेटिक की। अब बात किसकी आती है, धरती वालों की। सर धरती पे जो रहते हैं टेरेस्ट्रियल, किनकी बात आती है बेटा जी यहाँ पे, टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या करेंगे। तो मैं कहूंगा भाई उसे इस अमोनिया को पहले लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा जी। तो वो क्या करते हैं, अमोनिया को बेटा जी कन्वर्ट करते हैं पहले लेस टॉक्सिक फॉर्म में, नोन एज यूरिया। याद रखना, यूरिया इज अप्रोक्स 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक देन दी अमोनिया। क्या नंबर बोला मैंने, अप्रोक्स 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक देन दी अमोनिया। भाई वो 1 लाख गुना कम टॉक्सिक है। मतलब उसे बॉडी के बाहर निकालने के लिए मुझे डाइल्यूट करने की जरूरत भी कैसी है, कम है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो नॉन टॉक्सिक है, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो ये भी टॉक्सिक है और ये भी टॉक्सिक है, बट ये भाई मैंने वर्ड लिखा हाईली टॉक्सिक है। वो इससे करीबन 1 लाख गुना ज्यादा टॉक्सिक है, तो उसे डाइल्यूट मुझे बहुत ज्यादा
करना पड़ेगा, इसे डाइल्यूट करने की ज्यादा जरूरत नहीं। नहीं है। तो भैया जी आपके टेरेस्ट्रियल जो है वो रिलीज करते हैं किस फॉर्म में बेटा जी, यहाँ पे यूरिया के फॉर्म में। तो हम कहते हैं जो यूरिया के फॉर्म में नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी के बाहर निकाले वो होते हैं यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं बेटा जी, यूरियोटैलिक। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं यहाँ पे, यूरियोटैलिज्म। बट ये भी टॉक्सिक है, ये भी, टॉक्सिक है। और इसके लिए भी पानी मिलाना पड़ेगा। उनका क्या करें जिनके पास पानी ही नहीं है, या बिल्कुल ही कम पानी, हम डेजर्ट के अंदर चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, डेजर्ट। या जिनकी बॉडी का वॉल्यूम बहुत कम है भैया जी, वो क्या करेगा फिर, वो तो इसे बॉडी के बाहर नहीं निकाल सकता बेटा जी, वो तो सॉलिड फॉर्म में फीकल मैटर के साथ बाहर निकालना चाहेगा उसे। हम कहेंगे भैया जी सबसे लेस टॉक्सिक जो फॉर्म है या नॉन टॉक्सिक जो फॉर्म है उसका नाम होता है बेटा जी यूरिक एसिड। क्या नाम होता है बच्चा, यूरिक एसिड। तो मैं कहूंगा जो यूरिक एसिड की फॉर्म में बाहर निकाले वो होते हैं यूरिकोटैलिक। वो क्या होते हैं बच्चा यहाँ पे, यूरिकोटैलिक। तो मैंने कहा यूरिकोटैलिक कौन है, दैट रिलीज द यूरिक एसिड एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट। और ये क्या है बेटा जी, नॉन टॉक्सिक, इट रिलीज थ्रू दी फीकल मैटर, उसके साथ ही हम बॉडी के बाहर निकाल देते हैं। इसमें कौन आते हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल, स्नेल, ये सब इसमें आते हैं बेटा जी। कोई पूछे टेरेस्ट्रियल में कौन आते हैं, तो आप कह सकते हो मैमल। कौन आते हैं, मैमल्स। आप कहते हो सर कोई एक्वेटिक है, मैं कहूंगा यस, मैराइन फिश। कौन बेटा जी, मैराइन फिश। कोई मुझे बता सकता है क्यों। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा भाई, मैराइन फिश अगर बाहर से पानी बहुत ज्यादा लेगी इस अमोनिया को बाहर निकालने के लिए, तो भाई वो मैराइन है, बाहर ऑलरेडी सॉल्ट कंसेंट्रेशन क्या बहुत ही ज्यादा है। और अगर बहुत ही ज्यादा है और उसे भैया जी बहुत ज्यादा पानी पी लिया तो उसके अंदर की ऑस्मोलिटी क्या होनी है भैया जी, डिस्टर्ब होनी। तो बाहर से पानी ज्यादा नहीं ले सकती ना भाई, और बाहर से ज्यादा पानी अगर नहीं ले सकती तो भैया जी वो इसे भी डाइल्यूट ज्यादा नहीं कर पाएगी। तो जो भी मैराइन होते हैं वो किस फॉर्म में बाहर निकालते हैं बेटा जी, यहाँ पे यूरिया की फॉर्म में बाहर निकालते हैं। किस फॉर्म में बेटा जी, यूरिया की फॉर्म में निकालते हैं भैया जी आपके। और बाकी जो आपकी बोनीफिश है, क्या नाम बोला मैंने, बोनीफिश है, वो किस कैटेगरी में आती है बेटा, जबकि अमोनिया वाली में। तो आप इसके अंदर याद रख सकते हो बोनीफिश। और जो भी हमारे इनवर्टिब्रेट्स वगैरह हैं वो सब किस में आते हैं बेटा, जबकि यहाँ पे अमोनोटैलिक में आते हैं। तीन वर्ड समझ में आते हैं, लिखे जरा एक बार यहाँ पे, लिखिएगा पहला बेटा जी, अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म। organism that release ammonia as a main excretory product. अगला कौन लिखना है बेटा जी, all aquatic organism except marine fish are ammoniotelic. And their mode of excretion is known as ammonotelism. Ammonotelism. अगला को लिखना बेटा जी, ammonia is highly toxic and excreted in a diluted form. अगला को लिखना बेटा जी, ammonia is highly soluble in water and able to diffuse
and able to diffuse through the gills membrane. So kidney do not play any important role in their excretion. हो गया बेटा जी? अगला पॉइंट लिखो बेटा, यूरियोटैलिक. Organisms that have urea as a main excretory product or excretory waste. Organisms that have urea as a main excretory waste. अगला कौन लिखना है बेटा जी? Urea is approx 1 lakh time less toxic. Urea is approx 1 lakh time less toxic than ammonia. So it required less dilution in comparison to ammonia. So it required less dilution in comparison to the ammonia. अगला पॉइंट लिखना है बेटा जी, terrestrial animal like mammals, amphibian are ammonotelic, are ureotelic. एक और लिखना बेटा जी, marine fish are also ureotelic. ये बोनिफिस लिख लेते आपने मोनोटेलिक के अंदर. मोनोटेलिक में क्या लिखा आपने एग्जांपल? अच्छा, ऑल फिश एक्सेप्ट मैराइन. तो आपको याद होगा ना, कार्टिलेजस फिश क्या है बेटा जी? यहाँ पे मैराइन है. बोनिफिस में कैसी मैराइन भी है, तो साथ में कैसी बेटा फ्रेश वाटर भी है. तो मैंने सिर्फ किसकी बात की है बेटा जी? यहाँ पे आपकी मतलब फ्रेश वाली आई है इसके अंदर. आपकी याद रहेगी बात बेटा जी? भाई जो भी मैराइन फिश है, आप याद रखो, जो भी मैराइन फिश है, बोनी और कार्टिलेज, वो सब के सब किस में आ रही है बेटा? जबकि यहाँ पे इस कैटेगरी में आ रही है. ठीक है, तो चलिए अगले हेडिंग डालो बेटा जी. अच्छा, एक नाम और लिखो. द प्रोसेस इज नोन एज यूरिकोटेलिज्म. यूरियोटेलिज्म. भाई ऑर्गेनिज्म का नाम तो क्या है बेटा जी? यहाँ पे यूरियोटेलिक. तो प्रोसेस का नाम क्या है यहाँ पे? यूरियोटेलिज्म. अगला डालो बेटा जी, यूरिकोटेलिक. Organisms that have uric acid as a main excretory waste. Uric acid is non-toxic. So there is no need of dilution. एग्जाम्पल लिखना है बेटा, रेप्टाइल, बर्ड्स, स्नेल, इंसेक्ट. रेप्टाइल, बर्ड्स, insect and snail. Snail.
स्नेल, स्नेल, SNAIL, स्नेल। अभी हमने मेन बातें की है। अभी हम टॉपिक शुरू करेंगे अपना ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इसमें कुछ और भी नाम बताएंगे आपको। यहाँ पे ग्वानिन भी निकलता है, जेंथिन निकलता है, कुछ और भी नाम आपको बताएंगे। सो अभी आज की क्लास का टाइम यही रोकते हैं गुड़ी अपने यहाँ पे, कल हम इसके आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू बेटा।